आदाब, मैं हूं नीता सिंह। हाजिर हूं दुनिया भर की सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर दुनिया मेरे आगे। हमारी इस खास पेशकश में आज बात भारत ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट की। इंडोनेशिया के बाली में ऑर्गेनाइज G20 समिट कॉन्फ्रेंस में भारत को G20 की प्रेसिडेंसी सौंप दी गई है और अब सारी दुनिया की नजरें भारत की तरफ है। दुनिया जानती है कि हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी हैं। यही वजह है कि अब दुनिया भर के बड़े देश हमारे साथ आने लगे हैं। खुशखबरी ये है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड एग्रीमेंट 29 दिसंबर से शुरू हो रहा है और अब समझने वाली बात यह है कि आज की बदलती हुई दुनिया में ये स्टेप हमारे लिए कितना ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तीन खास मेहमान। JNU में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर बिस्वजीत धर, एम्बेसडर मोहन कुमार और फोर्ड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। सबसे पहले आपसे प्रोफेसर धर ये जानना चाहेंगे कि जिस एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं, जो ये ECTA है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA, ये है क्या? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक बड़ा समझौता होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है। वो कई सालों से हम जो नेगोशिएशंस चल रहा है और ये किन्हीं कारणों से ये बीच में रुक गया था जी। और दोबारा जब इसको शुरू किया गया, नेगोशिएशन शुरू किए गए पिछले साल 2021 में, तब दोनों देशों ने ये कहा कि हम पहले एक इंटरिम एग्रीमेंट साइन करते हैं। उसमें दोनों देशों के कुछ जो इमीडिएट जो फ़ायदा होने वाला है, जो उसको हम अंग्रेजी में लो हैंगिंग फ्रूट्स बोलते हैं जी, तो हम उसको पहले तो ले लें और फिर आगे जाके बड़ी एग्रीमेंट करते हैं। तो इसमें क्या है कि दो चीज़ें हुई हैं। एक है कि जो मर्चेंडाइज ट्रेड है, गुड्स ट्रेड है, सामान का लेना देना होता है, उसमें इंपोर्ट टैरिफ्स है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ हैं, उसको घटाया गया है। ठीक है, ट्रेड बढ़ाने के लिए। और दूसरा है कि एक सर्विसेज ट्रेड है, जो उसमें भी कुछ छूट दी गई हैं। इंडिया को कुछ छूट मिली है, क्योंकि इंडिया सर्विसेज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिया को माना जाता है, तो उसमें कुछ छूट मिली है इंडिया को। तो ये अभी यहाँ तक है और आगे नेगोशिएशंस और भी चलेंगी ताकि कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट तैयार हो। कुछ नेगोशिएशंस हो चुकी हैं, कुछ होना बाकी है, फर्दर देखने को मिलेंगी। मिस्टर कुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि हाउ डू यू सी लुक एट इट, क्या आप देखते हैं और किस तरह के एडवांटेजेस इससे होंगे दोनों कंट्रीज को? अगर हम बात करें, क्या वैल्यू एडिशन होंगे इंडिया को और क्या वैल्यू एडिशन होगा ऑस्ट्रेलिया? तो देखिए, पहले तो मैं एक भारतीय विदेश सेवा का ऑफिसर था, इसलिए मैं आपको जियोपॉलिटिकल या स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से ये अगर एग्रीमेंट हम देखें, हमारे सब FTAs पहले ईस्ट ऑफ इंडिया के ही थे। मतलब जापान के साथ था, साउथ कोरिया के साथ था, श्रीलंका के साथ था, आसियान के साथ था, सिंगापुर के साथ था। RCEP में हम शामिल नहीं हो पाए, मतलब हमने डिसाइड किया कि वो हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। इसकी वजह से एक बड़ी मार्केट वहां पे रह गई, छूट गई, वो है ऑस्ट्रेलिया। तो मैं समझता हूं कि उस दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो ये FTA बहुत महत्वपूर्ण है मेरी नजर में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने पूछा ये सवाल, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि भाई इससे हमें फर्क क्या पड़ेगा। तो ये है कि एक तरह से ट्रेडर्स जो हैं, जो मतलब व्यापारी हैं, वो प्रिडिक्टेबिलिटी चाहते हैं कि भाई लोग हमें पहले से बता दें इस सामान के लिए 0% ड्यूटी में ही ट्रेडिंग होगी। अब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलियन सरकार ये साल कह रही है कि भाई आप वुल हमसे ले सकते हो, इस साल हमारे पास 0% ड्यूटी है, अगले साल 5% ड्यूटी, उसके बाद 10% ड्यूटी। उसमें काफी दिक्कतें हो जाती हैं।
जी। ट्रेडर्स वांट सिक्योरिटी एंड प्रिडिक्टेबिलिटी। मैं समझता हूं कि एक तरफ से जो हमने एक्सचेंज किया है, जैसे 98% उनकी तरफ से और हमारे तरफ से 69%, जो भी है, हमने तय कर दिया ये आइटम ट्रेड अब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में 0% ड्यूटी पे ही होगा। ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ट्रेडर्स अगले 5 साल, अगले 10 साल के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। उससे ट्रेड और एग्रीमेंट जो है बहुत फर्क पड़ जाएगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं एकेडमिक भी हूं आजकल, ये कहना चाहूंगा कि इंडियंस बड़े ही मतलब संख्या में आजकल ऑस्ट्रेलिया जाते हैं पढ़ने के लिए जी। और इससे भी काफी फर्क पड़ गया है। मैं समझता हूं कि एक तरह से ये पार्टनरशिप को आप अगर क्या कहते हैं एनकरेजमेंट दें तो और भी इंडियंस वहां जाके पढ़ सकते हैं। और आप जानते हैं कि ये जो मैं कहने वाला हूं कोई मतलब सीक्रेट वाली बात नहीं है, 80% लोग वहां जाते हैं तो वो माइग्रेट भी करना चाहते हैं, वहां पढ़ेंगे लेकिन उसके बाद वहां पे नौकरी ढूंढेंगे। उसके लिए भी मैं समझता हूं एक तरह से अच्छा माहौल बन जाएगा। और मैं समझता हूं कि म्यूचुअल रिकग्निशन ऑफ डिग्रीज, इस पे एक प्रोफेशनल वर्किंग ग्रुप सेटअप किया गया है इस एफटीए के माध्यम से। तो वो प्रोफेशनल वर्किंग ग्रुप मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से अगर कोई बीए करे या बीएससी करे, वो आदमी या मतलब वो लड़का या लड़की यही चाहेगा कि भाई वो रिकॉग्नाइज हो, ताकि मैं दोबारा वहां जाके बीए ना करूं, कम से कम मैं एमए कर सकता हूं, पीएचडी कर सकता हूं। उसके लिए भी मैं समझता हूं फर्क पड़ जाएगा। लास्ट पॉइंट मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत क्रिटिकल मिनरल्स है, वो सब हम इंपोर्ट करेंगे इंडिया में 0% ड्यूटी पर। जैसे आपको लिथियम हो गया, यूरेनियम होगा, बहुत सी चीजें हैं, जिरकोनियम है, ये सब अब इंपोर्ट होगा 0% ड्यूटी पे। इन मिनरल्स को भारत की जरूरत है, क्योंकि वो मोबाइल फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में इस्तेमाल होता है। तो इससे भी मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप के लिए फर्क पड़ेगा। आखिरी में यह कहना चाहूंगा कि हम लोग क्वाड में पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। जापान के साथ हमारा ऑलरेडी एफटीए है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो जाएगा, अमेरिका के साथ मुश्किल है, उनका पॉलिटिकल माहौल ऐसा है कि वो एफटीए मुश्किल ही होगा, लेकिन उसके लिए अलग वो आईपीईएफ वगैरह है। तो मैं समझता हूं कि एक तरह से ये क्वाड को भी प्रोत्साहन दे सकता है कि भाई इकोनॉमिक्स, ट्रेड की भी बात करें, सिर्फ स्ट्रेटेजिक की बात मत करें। अल्टीमेटली दोनों देशों आपस में आएंगे, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप बढ़ जाएगा और व्यापारी लोग भी जाते रहेंगे। तो इससे मैं समझता हूं ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशनशिप अगले लेवल पे जा सकता है। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि अगले लेवल पर जा सकता है ऑस्ट्रेलिया इंडिया रिलेशनशिप। डॉक्टर सिंह, यही बात ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज ने भी बोली कि इंडिया जो कि एक फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, उसके साथ अब रिलेशनशिप जो है वो नेक्स्ट स्टेप पर जा रहा है। आप इसे कैसे देखते हैं, इस पूरे एग्रीमेंट को? जैसे कि डॉक्टर कुमार ने अभी कहा कि एग्रीमेंट को हमें दो परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। स्ट्रेटजी का एस्पेक्ट है एग्रीमेंट का, और दूसरा एस्पेक्ट एग्रीमेंट का है इकोनॉमिक का एस्पेक्ट, क्योंकि ये इंटरिम अरेंजमेंट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। जब हम स्ट्रेटजी का एस्पेक्ट की बात करें, क्योंकि इंडिया चाइना से अपने इंपोर्ट्स कम करना चाहता है, उधर ऑस्ट्रेलिया के एक्सपोर्ट्स जो हैं जो चाइना के लिए जा रहे हैं, जैसे कि कुछ आइटम से मैं बता दूं, जैसे ग्रेन है, बीफ है, कोल है, वाइन है, जिसके ऊपर चाइना ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। एंड चाइना से कुछ जो एक्सपोर्ट थे, जैसे रेयर अर्थ मटेरियल है, उसके ऊपर चाइना ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो चाइना और ऑस्ट्रेलिया के संबंध जो हैं वो भी काफ़ी टेंस हो गए हैं पिछले कुछ समय में। और उधर इंडिया के चाइना के साथ रिलेशन, पर्टिकुलरली ऑन ट्रेड फ्रंट और बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यूज हैं हमारे उनके साथ। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ इस पार्टनरशिप को कहीं ना कहीं किस तरीके से उन्होंने अपना बैलेंस स्ट्राइक करना है अगेंस्ट चाइना के लिए, दोनों कंट्रीज उस स्ट्रेटेजिक डायमेंशन से भी देख रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि सप्लाई चेन रेजिलियंस के इनिशिएटिव्स अक्रॉस द वर्ल्ड कंट्रीज ले रहे हैं। जैसे कि इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ने एक इनिशिएटिव लिया, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, दोनों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी उसका पार्ट है, इंडिया भी उसका पार्ट है। अब हमें इस यहाँ देखना होगा कि इस एग्रीमेंट के थ्रू कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट आइटम्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया से सोर्स कर सकता है या इंडिया ऑस्ट्रेलिया से सोर्स कर सकता है। जब हम इसके आर्थिक एस्पेक्ट पे जाते हैं कि भाई आर्थिक एस्पेक्ट एग्रीमेंट का क्या है,
देखिए चाइना ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपस्ट्रीम साइड ऑफ द वैल्यू चेन है। हमारा क्या मेजर इंपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया से? हम कोयले का इंपोर्ट करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 50% ऑफ आवर इंपोर्ट जो है वहाँ पर से कोयले के इंपोर्ट हैं। और हम क्या सप्लाई करते हैं? हम कंज्यूमर गुड्स सप्लाई करते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट ऑस्ट्रेलिया से इंडिया के लिए आएंगे वो तो सारे ऑस्ट्रेलिया ओरिजिनेटेड ही होंगे, क्योंकि ज़्यादातर प्रोडक्ट जो हैं वो होली ऑब्टेन्ड होंगे, क्योंकि इनका एक्सपोर्ट ज़्यादा रॉ मटेरियल का। हमारे प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट जो हैं वो ब्रॉड बेस्ड एक्सपोर्ट्स हैं। हम कंज्यूमर गुड्स को सप्लाई करते हैं, फिनिश गुड्स को सप्लाई करते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लेके आना चाहूँगा कि जो कि इस एग्रीमेंट के यदि हम डिटेल में जाते हैं रूल्स ऑफ ओरिजिन से रिलेटेड, जिसमें कि दोनों कंट्रीज ने एग्री किया है कि 35% वैल्यू एडिशन प्लस चेंज इन टैरिफ सब हेडिंग के बारे में बात की है। इसका प्राइमरी बेनिफिट इंडिया को ये होगा कि जो ऑस्ट्रेलियन कंपनीज हैं वो इंडिया को एज ए इन्वेस्टमेंट हब देख सकती हैं। इंडिया में प्रोडक्ट वो इंपोर्ट करके प्रोसेस करके ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट कर सकती हैं, क्योंकि इंडिया जो प्राइमरली है, क्योंकि इंडिया में लेबर कॉस्ट एडवांटेज है, तो वो लेबर कॉस्ट एडवांटेज का बेनिफिट लेना चाहेंगे। तो इससे इस एग्रीमेंट से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ऑस्ट्रेलियन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगी और इंडिया का पार्टिसिपेशन जो है ग्लोबल वैल्यू चेन्स में वो इन्हांस करने में मदद कर सकती हैं। और इसके अलावा यदि ये आप एग्रीमेंट को और भी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज जो हैं उनके बीच में यदि हम ट्रेड बैलेंस का भी डायमेंशन देखते हैं तो हमारा कोई ट्रेड बैलेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट ट्रेड ही हमारा काफ़ी लो है। और हमारे कुछ जो सेक्टर्स हैं जिसको मेजर बेनिफिट होगा, जैसे चाइना और बांग्लादेश, वियतनाम से हम मेजर कंपटीशन फेस करते हैं गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर, और हमारे गारमेंट एक्सपोर्ट्स बहुत कम हैं। सिमिलरली लेदर इंडस्ट्री के अंदर हमारे एक्सपोर्ट्स बहुत कम है। तो 4 से 5% जो ड्यूटी इमीडिएटली रिडक्शन होगा तो उससे हम लोगों को बेनिफिट होने वाला है कि हमारे गारमेंट के एक्सपोर्ट हुए, लेदर के एक्सपोर्ट्स हुए, ये सारे एक्सपोर्ट्स के अंदर हमें बेनिफिट होगा। भारत सरकार ने बहुत अच्छी एक इसमें एग्रीमेंट के अंदर एस्पेक्ट जोड़ा है कि जो हमारे एग्रीकल्चर जो सेंसिटिव एरियाज हैं, जैसे कि जब आरसेप में नेगोशिएशन हो रहा था कि हम डेयरी सेक्टर को ओपन करने के लिए नहीं, तो भारत सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है कि जो हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं, जो सेक्टर्स के ऊपर हम अभी लिबरलाइजेशन नहीं चाहते हैं, उसको एग्रीमेंट के अंदर से बाहर रखा है। तो ये ओवरऑल हम कह सकते हैं, तो क्योंकि मैं इसी के साथ बात को समअप करना चाहूँगा कि एग्रीमेंट, ओवरऑल एग्रीमेंट जो है एक बहुत अच्छी पहल हुई है। हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्ट्रेंथन होगी, हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप स्ट्रेंथन होगी, और हमें अपने सप्लाई चेन को रेजिलिएंट बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी इस एग्रीमेंट के थ्रू। जी बिल्कुल। तो आप भी बता रहे हैं कई सारे एडवांटेजेस हैं। प्रोफेसर धर, बहुत सारे एडवांटेजेस बताए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि 29 दिसंबर से जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज लाइक किसके लिए बेनिफिशियल होगा? बिजनेस के लिए, इन जनरल जो कॉमन पीपल हैं उनके लिए, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम अब 29 दिसंबर के बाद? देखिए, हमारे दोनों साथी ने कहा कि हमारी जो ट्रेड है ऑस्ट्रेलिया के साथ वो काफ़ी कम है। मतलब आप अगर इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं, जहाँ हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी अगर लिस्ट देखें तो ऑस्ट्रेलिया अभी हमारी 18th डेस्टिनेशन है। हाँ, तो काफ़ी नीचे है। और सिमिलरली जब हम इंपोर्ट सोर्सेज की बात करें तो मैं अभी हाल फिलहाल के महीनों की बात कर रहा हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो 13th लार्जेस्ट सोर्स है उसमें। और सबसे तकलीफदायक बात यह है कि एक स्टैग्नेशन हो गया है। मतलब ये ट्रेड जो है वो बढ़ा नहीं है। हाँ, और भारत के तरफ से अगर देखें तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो थोड़ा सा घटा है पिछले सालों में। बढ़ा तो नहीं है, घटा है, पर ऑस्ट्रेलिया से जो हमारी इंपोर्ट है वो बढ़ी है, क्योंकि हम जैसे प्रोफेसर सिंह ने बताया कि हम कोयला काफ़ी इंपोर्ट करते हैं। एक्चुअली एनर्जी रिसोर्सेज हम काफ़ी ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं, और अभी जो है करीब 80% से ज़्यादा जो हमारी इंपोर्ट है ऑस्ट्रेलिया से वो सिर्फ एनर्जी सोर्सेज का है। तो ये एक है। तो और हम जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें 50% से ज़्यादा ही हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं उनको, ऑस्ट्रेलिया को।
तो अगर दोनों तरफ के देखें तो जो जो ट्रेड है जो है वो काफ़ी नैरो सेट ऑफ कमोडिटीज़ में सीमित रह गई हैं जी। हाँ, तो और ये जो है दोनों देशों के लिए ठीक नहीं है। एक तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत बहुत बड़ा मार्केट है, तो ऑस्ट्रेलिया को भी एक्सपैंड करना ज़रूरी है। और भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, काफ़ी अच्छा उसका ग्रोथ हुआ है, तो वहाँ पे मार्केट एक्सेस बढ़ाना, काफ़ी हमारे वहाँ पर अपना पहुँच बढ़ाना बहुत ज़रूरी है जी। तो ये जो फ़ायदे हो सकते हैं मुझे लगता है, क्योंकि मैं जो हमारे साथियों ने कहा कि किन किन क्षेत्र में हमें फ़ायदा होने वाला है, मैं थोड़ा उसके और भी जोड़ूंगा, क्योंकि भारत हमारा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो बहुत स्ट्रांग है, हाँ? और हम अपने को एक तरफ से हम गर्व महसूस करते हैं कि हमें फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है जी। पर हमारा जो एक्सपोर्ट्स है वो ज़्यादातर वेस्टर्न वर्ल्ड में जाता है, हमारे कंपनीज काफ़ी एक्सपोर्ट करते हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड में जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में अगर हम पूरे फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स का अगर आंकड़ा देखें तो बहुत कम जाता है, और ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट बास्केट में भी सिर्फ 4% जो है वो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स है जी। तो उसमें एक समस्या ये है कि हमारा ट्रेड बढ़ाने का एक समस्या ये है कि वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी रेगुलेशंस हैं, फार्मास्यूटिकल के रेगुलेशंस हैं, और उससे हमारी कंपनीज को असुविधा हो रही है। तो इस जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें एक सेपरेट साइड एग्रीमेंट ये भी हुआ है कि दोनों देशों के जो ड्रग रेगुलेटर्स हैं उनमें एक मसौदा हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है कि वो आपस की जो में बात करें और किस तरह से रेगुलेशंस को कम करें। जैसे डॉक्टर मोहन कुमार ने बताया कि डिग्रीज का एक म्यूचुअल रिकग्निशन हम करने जा रहे हैं, तो इसी तरह से फार्मास्यूटिकल की रेगुलेशंस में अगर हम आपस में बात करके ऑस्ट्रेलिया के जो रेगुलेशंस हैं उसको कम करें। जापान के साथ जो हमारा ट्रेड हुआ था, ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, उसमें हमने किया था और उसके बाद जापान में हमारी एक्सपोज बढ़ी थी। तो एक ये है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग में मतलब दोनों मतलब उसमें वहाँ भी हमारा इंडिया एक बड़ा एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल्स और क्लोथिंग दोनों का, पर हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, वहाँ पे स्टैग्नेशन हुआ है। डॉक्टर कुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस की, तो इसका क्या मतलब है? क्या ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस है ऑस्ट्रेलिया में इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए? वो समझाएं। तो जैसे मैं आपसे प्रोग्राम के पहले हम बातचीत कर रहे थे, बताया मैंने आपको कि हर एक प्रोडक्ट का एक 8 डिजिट नंबर होता है जो वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ब्रसल्स डिसाइड करता है, उसको हम टैरिफ लाइन कहते हैं। और ऐसे 12,000-13,000 प्रोडक्ट्स हैं दुनिया में जो ट्रेडेड गुड्स हैं, तो उनमें से एक टैरिफ लाइन के लिए जब ऑस्ट्रेलिया कहती है कि भाई इंडिया से ये आ सकता है ऑस्ट्रेलियन मार्केट में 0% ड्यूटी पर, ठीक है, इसका मतलब यह है कि वो टैरिफ लाइन हो सकता है जैसे फुल स्लीव्ड कॉटन कॉलर्ड शर्ट, तो वो 0% ड्यूटी में जाएगा। इससे फर्क ये पड़ेगा कि यहाँ जो मैन्युफैक्चर करता है शर्ट, उसको पता चल गया कि भाई ऑस्ट्रेलिया में 0% ड्यूटी पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन सरकार चेंज नहीं कर सकती है, तो 5-10 साल का उसे प्लानिंग एडवांटेज मिल जाता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ऑस्ट्रेलिया क्यों कर रही है ये एग्रीमेंट इंडिया, ये सवाल पूछना जरूरी है। बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि एक तरह से ऑस्ट्रेलिया अपना जो चाइना डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस करना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया भी डाइवर्सिफाई करना चाहता है कि भाई बाकी मार्केट्स हों। देखिए, पूरी दुनिया जो है WTO रेगुलेटेड MFN ट्रेड जो हम कहते हैं अंग्रेजी में, उससे हटके जा रहा है। आप उन्हीं के साथ ट्रेड करेंगे
जिन देशों में आपका कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट है। क्योंकि जब वो कोविड हुआ था, मैं फ्रांस में था, तो अचानक फ्रांस को पता चल गया कि भाई मास्क हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं फ्रांस में, तो चीन से इंपोर्ट कर रहे थे मास्क। तो अभी तो वो दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। अभी तो हर देश अब मास्क अपने आप ही करेगा, क्योंकि उसमें आप डिपेंडेंस नहीं रख सकते। तो इसी तरह कंट्रीज जो हैं, देश जो है, दूसरे देशों के साथ ट्रेड करना चाहते हैं जिनके साथ मतलब ताल्लुकात अच्छे हैं, कंपैटिबिलिटी है। यस, कंपैटिबिलिटी है, जिसमें कॉन्फिडेंस है। तो मैं समझता हूं उस तरह से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ये जो एग्रीमेंट है, उनकी तरफ से भी इक्वल एंथुजियाज्म है। तो इसी तरह ऑस्ट्रेलिया चाहती है कि हम वाइन एक्सपोर्ट करें इंडिया में, तो उसको तो हम 0% ड्यूटी दे नहीं सकते, क्योंकि इससे बहुत रेवेन्यू मिलता है इंडियन गवर्नमेंट को। तो उसमें यह लिखा है कि एग्रीमेंट में 150% से 50% हम रिड्यूस करेंगे 5 साल 10 साल में। तो यह भी एक तरह से इंडियन वाइन्स नाउ हैव टू बिकम कंपेटिटिव टू compete विद ऑस्ट्रेलिया। और वाइन जो है उससे आपको एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रेवेन्यू में फर्क पड़ सकता है, क्योंकि इसमें हमें बहुत रेवेन्यू मिलता है। लेकिन उसके लिए भी हम ये देखिए, एफटीए जो होता है एट द एंड ऑफ द डे ये एक तरह से लेन देन है। देखिए, आप ये नहीं कह सकते ऑस्ट्रेलिया के पास जाके भाई हमें ये सब चाहिए, हम कुछ देंगे नहीं, तो वो तैयार नहीं होंगे। तो ये एक तरह से मैं समझता हूं सबसे जो खूबियत है इस एग्रीमेंट में वो ये है कि उनकी तरफ से 98% टैरिफ लाइंस 0%, हमारी तरफ से हमने अपने एक्सपोर्ट मार्केट या बास्केट में 80% कवर कर दिया है। मैं समझता हूं ये अच्छा एक क्राइटेरियन है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंडिया 10 चीजें एक्सपोर्ट करती हैं तो कम से कम 8 चीजों में हमें 0% मिल रहा है। ठीक है, वो बड़ी अच्छी बात है। हाँ। क्योंकि अगर आप कहेंगे इंडिया को 80% टैरिफ लाइन में मिल रहा है, लेकिन आप 80 लाइन एक्सपोर्ट नहीं करते ना ऑस्ट्रेलिया को, तो क्या फर्क पड़ेगा आपके लिए? अगर यूरेनियम में मैं अगर आपको 0% दे दूं, लेकिन आप यूरेनियम तो एक्सपोर्ट ही नहीं करते हो ऑस्ट्रेलिया को, क्या फर्क पड़ेगा? तो मैं समझता हूं एक तरह से एफटीए जो हमने यूएई में किया है और ऑस्ट्रेलिया में किया है, ये जो क्राइटेरियन हमने यूज किया है कि भाई हमारे एक्सपोर्ट्स में आप कितना 0% टैरिफ दोगे, ये मेरे ख्याल में अच्छी बात है, क्योंकि हम सभी कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे प्रोफेसर धार ने कहा कि हम कंपेटिटिव नहीं है सब कुछ में, तो हमें देखना पड़ेगा हमारा इंटरेस्ट क्या है। तो उस दृष्टिकोण से भी मैं समझता हूं कि ये अच्छी बात है कि इस एग्रीमेंट में ऑस्ट्रेलिया, और एक तो आप कहिए जब ऑस्ट्रेलिया हमें 10 साल का पीरियड देता है जो ड्यूटी को 0% देने के लिए, उसका मतलब यह है इन WTO टर्म्स उसको स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट कहते हैं। इसका मतलब है ऑस्ट्रेलिया मानता है कि भाई इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, ये 1-2 साल में 0% ड्यूटी नहीं कर सकता। तो मैं आपको 10 साल दे रहा हूं। 10 साल बहुत होता है, उसमें गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड हो सकता है, आपके ट्रेडर्स प्रिपेयर्ड होंगे, अपनी इंडस्ट्री को आप बता पाएंगे कि भाई हम आपको 10 साल दे रहे हैं, 10 साल में आपको कंपीट करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। आप ये नहीं कह सकते 10 साल के बाद भाई नहीं, हम दोबारा हमें ड्यूटी चाहिए। तो एक तरह से ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है, इसको एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फैसिलिटेट करता है, जो क्योंकि हमारा देश बड़ा है, फेडरल है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना इतना आसान नहीं है। तो मैं समझता हूं इसमें डिफरेंस हो सकता है, आप देख लीजिए बाकी पैनलिस्ट में। मैं समझता हूं कि एक तरह से ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एक तरह से इंडिया पे जोर देंगे कि भाई आप रिफॉर्म कर लो, क्योंकि नहीं तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि आपने देखा है उसमें पॉलिटिक्स हो जाएगा, कंपल्शन है, बिल्कुल, अगर आपको रहना है उसमें बिल्कुल आगे तो उसमें थोड़ी बहुत कंपल्शन मैं मानता हूं, लेकिन ये मेरा ये पर्सनल व्यू है, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि बाकी लोग एक्सेप्ट करें। मैं मानता हूं कि एक तरह से थोड़ा जोर देना बुरी बात नहीं है। हम लोग मानते हैं तभी जब एक डेडलाइन होता है, जैसे शादी होती है वो तो लास्ट मिनट पे ही होगी इंडियन शादी, आपके 2 साल के पहले कुछ नहीं होगा। अब पंडल भी लास्ट मिनट करेंगे, केटरर्स भी लास्ट मिनट। एक तरह से हमारी आदत है कि भाई हम जब फोर्स में रहते हैं, क्राइसिस में होता है तो इंडिया बहुत कुछ रेस्पॉन्ड करता है।
तो एक तरह से ये एफटीएस बुरा नहीं है, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए। जैसे प्रोफेसर धार ने कहा और डॉक्टर सिंह ने भी कहा, ये बैलेंस्ड है, इसमें कोई ऐसी क्रिटिसिज्म वाली बात नहीं है। जैसे उन्होंने कहा हेल्थ एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमने दूर के लिए छोड़ा है। वो जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब होगा तब ये चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। तो अभी के लिए मैं समझता हूं ये अच्छा डील। आप स्टूडियो में आए, थैंक्स अ लॉट। प्रोफेसर धर, डॉक्टर कुमार, डॉक्टर सिंह, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि एडवांटेज जो है वो इंडिया को मिलेगा। बहुत सारे चैलेंजेस इंडिया के सामने हैं, बहुत एफर्ट्स किए जाने बाकी हैं। और आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है urduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।